नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर जनता टीवी में। और बड़ौदा की ये महापंचायत है, ये दौर चल रहा है और इस महापंचायत में जो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर है, अब एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के मोहताज नहीं है। आईएनएलडी का जो जलवा हुआ करता था उसको वापस लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक उपचुनाव में भी बड़े चुनाव की तरह मेहनत कर रहे हैं। नाम समझ गए होंगे आप, अभय सिंह चौटाला हैं आईएनएलडी से। बहुत बहुत स्वागत है और तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत धन्यवाद। पूरी मेहनत कर रहे हैं आप। आईएनएलडी का जो रुतबा हुआ करता था, रुतबा आज भी है, जन समर्थन। मैं बात कर रहा हूँ लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव में लोग जीतते हैं हारते हैं, उस आधार पे ये उपचुनाव है। इसको भी आप जनरल इलेक्शन की तरह लड़ रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता जो है कभी भी बैरक में नहीं गया। हमारा कार्यकर्ता हमेशा जब कभी भी किसी भी सरकार ने इस प्रदेश के किसी किसान को कमज़ोर करने की कोशिश करी, कहीं गरीब आदमी की अनदेखी करने का काम किया या कहीं किसी भी समाज को दबाने की कोशिश करी, चाहे वो कर्मचारी था, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ मजबूती से खड़ा हुआ और उस समय तक साथ दिया जब तक उस समाज के साथ, उस कम्युनिटी के साथ न्याय जब तक उसको नहीं मिला तब तक उसके साथ खड़ा रहा। मुझे एक बात सुनकर के आपकी हैरानी हुई। आपने ये कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जलवा हुआ करता था। मैंने कहा लोकतंत्र में चुनाव के जो सीट्स आप जीतते हैं हारते हैं उसको लेकर के। आपने कहा जलवा हुआ करता था। जी, आज भी जलवा है। जलवा तो दिख रहा है सामने। आज भी चुनाव के नतीजे क्या होंगे मुझे नहीं पता जी, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी ने जो आज सत्ता में, जो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को इस सीट का बड़ा दावेदार मानती थी, हुड्डा जो रावण की तरह अहंकारी हो गया था, जो ये कहता था कि मुझे बड़ौदा के लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको चौखट पे नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया। उस भारतीय जनता पार्टी को जो 75 पार की बात करती थी, जिसको कुछ स्वार्थी लोगों ने सत्ता में लाने में मदद करी, आज उन दोनों की हालत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से इस मुकाम पे ला करके उनको खड़ा कर दिया कि आज उनको भीड़ जुटाने के लिए कहीं जो ये डांस के प्रोग्राम करने वाले जो पार्टियां होती है, आज उन पार्टियों को मंच पे ला करके गांव में भीड़ जुटानी पड़ती है। इससे ज़्यादा बड़ी शर्मिंदगी बात नहीं हो सकती कि कोई भी राजनीतिक दल जिसका जनाधार खत्म होता जा रहा हो, वो अपना लोगों के बीच में बात कहने के लिए, क्योंकि आज बीजेपी से पूरे प्रदेश के लोग जो हैं दुखी हैं, परेशान हैं। आज लोग एक साल में इतने ऊब चुके हैं कि आज जनरल इलेक्शन अगर हो जाए तो इन दोनों पार्टियों को एक भी सीट मेरी ख्याल से आने वाले समय में नहीं मिल पाएगी। आगे सुनो, आज इस बाई इलेक्शन में जहां उन्होंने पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहीं भीड़ इकट्ठा करने के लिए
जो म्यूजिक पार्टी वाले लोग हैं, जो लड़कियों का डांस करवाते हैं, जो ब्याह शादियों में बुला करके लोग जिससे मनोरंजन करते हैं, आज बीजेपी से लोग इतने ऊब चुके हैं कि लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए उनको आज उन पार्टियों को बुला करके एडवांस में गाँव के अंदर उनके म्यूजिक के प्रोग्राम कराए जाते हैं, वहाँ स्टेज के ऊपर लड़कियों को नचाया जाता है, वहाँ ऐसे बेहुदे गाने बजाए जाते हैं जो बाप बेटा इकट्ठा बैठकर, माँ बेटी इकट्ठा बैठ कर के गानों को सुन नहीं सकती। इससे ज़्यादा बड़ी शर्मिंदगी और सरकार के लिए क्या होगी। अगर थोड़ी सी भी गैरत सरकार में है तो सरकार को यहाँ से अपना बोरी बिस्तरा बांध करके और चले जाना चाहिए। बीजेपी और जेजेपी वाले कहते हैं कि जो पिछली बार चुनाव हुआ नंबर 2 3 पे थे, अब ये दो मिल गए हैं, तो कहाँ हुड्डा साहब, कहाँ अभय जी, ये दो जो मिले हैं, ये कि खेल तो शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। ये दोनों जब मिले तब से दोनों का ही खेल खत्म हो गया। अब हालत ऐसी है कि जब से ये दोनों जुड़े मिले आपस में, तब से एक हरियाणा प्रदेश में नया गिरोह खड़ा कर दिया, और गिरोह भी लुटेरों का, ठगों का, बदमाशों का। आज इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि हम बिहार से भी आगे निकल गए। आज जो कोई व्यक्ति किसी को थ्रेट देता है, किसी को कोई मारता है, उसको गिरफ्तार करने की बजाय, पकड़ने की बजाय कोई रेप करता है, कोई किसी का पेट्रोल पंप लूटता है, कोई किसी के घर पे डाके डालता है, उनको पकड़ने की बजाय सरकार उनको शेल्टर देने का काम करती है। अगर आंकड़े देखे जाए पिछले एक वर्ष के अंदर कि कितने क्राइम हरियाणा प्रदेश में बढ़े हैं, तो हरियाणा प्रदेश जो क्राइम रेट में कम हुआ करता था, आज वो नंबर 1 पे चला गया। सबसे ज़्यादा क्राइम देश में आज कहीं है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। जहाँ क्राइम हुआ वहीं भ्रष्टाचार के मामले में भी हरियाणा प्रदेश सबसे आगे निकल गया। जहाँ तक आप सरकार की बात करते हो, कोई भी सरकार प्रदेश या देश की एक वर्ष के समय में इतनी ज़्यादा अनपॉपुलर नहीं हो सकती। एक एजेंसी जो देश की सबसे बड़ी सर्वे एजेंसी है, उसने पिछले दिनों एक सर्वे किया था, और उस सर्वे में उसने हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को 4% लोगों में पॉपुलरिटी के नाम से दिखाया था कि ये जो सरकार, वहाँ मुख्यमंत्री नहीं दिखाया जाता, वहाँ सरकार कितनी पॉपुलर है देश में, कितना उस प्रदेश के लोग उस सरकार से खुश हैं, उसका आंकड़ा बताया जाता है। केवल 4% लोग इस प्रदेश के ऐसे थे जिन्होंने उस सर्वे में कहीं भाजपा को ठीक बताया था। 96% लोगों ने उनको दुत्कारने का काम किया। उस सर्वे के बाद ही मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर कहीं 50% पॉपुलर होता फिर भी चलो सत्ता में रह सकता था। जब लोगों ने 4% पे ला करके खड़ा कर दिया, वो लोग किस मुंह से ये कह सकते हैं कि हमने प्रदेश का विकास किया। हम तो पूरा चुनाव विकास और डेवलपमेंट के नाम पे ही लड़ते हैं, ना खर्चा ना पर्चा। हाँ, तो खर्चे पर्चे की जरूरत नहीं ना, अब तो सीधा है सारा कुछ। अब तो इस किस्म के हालात कर दिए कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। आज भी यहाँ इस गांव के अंदर आपके यहाँ मीटर बाहर लगे हुए हैं कि अंदर लगे हुए हैं? अभी अंदर है। मैं यहाँ कुछ गांव में बाहर मीटर लगे हुए थे। मैंने वहाँ लोगों से पूछा था कि मीटर लगने के बाद तुम्हारे बिल कम हुए ज़्यादा बढ़े? एक घर से किसान ने बताया, जिससे पूछा कि तूने पंखा क्यों नहीं चला रखा, तो कहने लगा कि पंखा जैसे चलाऊंगा मीटर उसी तेज़ी से, जितना तेज़ पंखा चलेगा मीटर भी उतना ही तेज़ चलेगा। हमारे बिल कहीं 500-700 रुपये आते थे, अब 2-2 हज़ार रुपये बिल के आते हैं। केवल बिजली बोर्ड में नहीं, इस एक डिपार्टमेंट में नहीं, आप अपने कोई भी डिपार्टमेंट को उठा करके देखें, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा हुआ जिस डिपार्टमेंट में आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे नहीं है। इस प्रदेश में इनकी सरकार बनने के बाद 10 ऐसे घोटाले हुए हैं, जिसमें एक ऐसा घोटाला है, हम तो ये सोचते थे कि लॉकडाउन में सरकार जो है कहीं डॉक्टरों की मदद करेगी, कहीं डॉक्टर मरीज को ठीक करेंगे। हम ये मानते थे कि सरकार कहीं गरीब लोगों में जिनको मजदूरी नहीं मिल रही, उनके खाने पीने का इंतजाम करेगी, उन तक राशन पहुंचाएगी। लेकिन पिछले दिनों हेल्थ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई
किसी ने आरटीआई लगाई और पूछा कि कितना पैसा कोविड के ऊपर अब तक खर्च हुआ है। उसमें 355 करोड़ रुपए कोविड पे खर्च किए हुए दिखाए गए। और उन 355 के अंदर एक पीपी किट जो थी, जो डॉक्टर पहन करके कोविड के मरीज का इलाज करता है, उस पीपी किट की कीमत थी 1067 रुपये। मैंने प्रेस के लोगों को चंडीगढ़ में बुला करके एक प्रेस के साथी को मेरे अपने कर्मचारी के साथ बैठा करके मेडिकल स्टोर पे भेजा। मैंने कहा कि आप साथ जाओ और साथ जा करके पीपी किट खरीद करके लेकर के। जब वो पीपी किट खरीदने गया, जो मेडिकेटेड पीपी किट थी, इनकी तो जो किट है उसको डॉक्टर पहनते भी नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जो सरकारी किट है इसको पहन करके अगर हम मरीज के पास जाएंगे तो हम कोविड से बच नहीं सकेंगे, इसलिए इनके द्वारा दी गई कोई किट को पहनता तक भी नहीं। 300 रुपये में मेडिकेटेड किट मिली, जिसको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इसको पहनने के बाद हम अगर मरीज तक जाएंगे, अगर हम मरीज को ट्रीट करेंगे तो हमें कोविड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो उन पैसों का, जो पैसा जो इकट्ठा हुआ था, जो आम आदमी ने इनको दिया था कि कोविड के काम आए, आम आदमी ठीक हो, ये तो उसमें भी पैसे खा गए। अभी जब विधानसभा का सत्र आएगा, मैंने उसके लिए अलग से कॉलिंग अटेंशन दे रखी है। मैं सरकार से पूछूंगा कि किस किस रेट में आपने क्या क्या खरीदा है, और वो सारा सामान खरीद करके विधानसभा में लेकर के जाऊंगा बिल के साथ कि ये तो बाजार में मिलता है, और सरकार जिसको खरीदेगी उसमें तो वैसे भी, क्योंकि बल्क में खरीदती है तो 10-20% वैसे भी पैसा कम हो जाता है। इन्होंने कहीं किसी डिपार्टमेंट में, एक हेल्थ की बात नहीं, एक्साइज को ले लो, कितना बड़ा शराब घोटाला हुआ था। आज तक उस शराब घोटाले की जांच जो मुख्यमंत्री ने स्वयं एससीटी की गठन किया था, और उस गठन करने के बाद हम ये उम्मीद करते थे कि अब जिन लोगों ने शराब की चोरी करी है, या जिन लोगों ने शराब की चोरी करवाई है, या जिन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर दारू ले जाकर के गांव और शहर में बिकवाई है, वो लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन आज तक उस रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पूछा मैंने इसके बारे में कि वो रिपोर्ट कहाँ है, तो कहने लगे कि जी हमने तो विजिलेंस को इसकी इंक्वायरी दे दी। फिर वो कमेटी किस लिए बनाई थी 3 मेंबर्स की एससीटी, फिर उसकी क्या ज़रूरत थी? उनकी रिपोर्ट के आधार पर अगर उस रिपोर्ट को साया करते हैं तो ना केवल एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग उसमें फंसते हैं, बल्कि ऊपर तक उसकी आंच जाती है। किस तरह ऊपर तक मतलब आपका? कोई जो उस डिपार्टमेंट का मंत्री है वो भी उसमें फंसता है, उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है वो भी उसमें फंसता है। कोई एक मतलब भी, आप कोई सीधा दुष्यंत चौटाला पे आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी फंसता है। जिम्मेवारी कोई भी सरकार होती है उसमें मिनिस्टर से ज़्यादा मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री अगर किसी अपने मंत्री को बचाने के लिए कहीं इस तरह की इंक्वायरी करा करके ठंडे बस्ते में डालता है, तो फिर मुख्यमंत्री भी उस भ्रष्टाचार में उतना ही शामिल है जितना उसका मिनिस्टर है। ये कृषि बिल भी आया, 3 हैं उसमें। अब बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन कांग्रेस और आईएनएलडी, ये सब जो पार्टियां हैं, ये इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, और उसमें कहीं पर ये नहीं कहा गया कि, आपने सुना होगा जो बीजेपी के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एमएसपी हटाने की बात तो की ही नहीं, बल्कि एमएसपी तो और हमने कुछ फसलों पे रेट बढ़ा दिया। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो जब पहला चुनाव लड़ रहा था पार्लियामेंट का, जब ये सत्ता में आए थे, उससे पहले ये भी कहता था कि जो काला धन विदेशों में कांग्रेस लेकर के गई है, हम वो सारा पैसा वापस लाएंगे। जन धन योजना के तहत हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा देने। ये तो ये भी कहता था 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम करूँगा। हमारा प्रधानमंत्री तो ये भी कहता था मेरे पे भरोसा करो, मैं 2 करोड़ पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी दूंगा। उसने कहा मेरे पे भरोसा करके वोट दो। लोगों ने वोट दिया, सरकार बन गई। इनसे पूछो, ये सारे बैठे हैं, 15 लाख आगे के सब क्या? इनसे पूछ लो जी किसी के कोई पैसा है तो। और छोरे भी नौकरी लाग गए होंगे थारे, ना कोई छोरा लगा, ना कहीं कोई 1 रैंक्शन का किसी को फायदा मिला। अब भी प्रधानमंत्री ये कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा कर लो, मैं तुम्हें एमएसपी दूंगा। अभी चलो गुहाना की मंडी में किस तरह से किसान के धान के ऊपर लूट मची हुई है, किस तरह से आज किसान का बाजरा जो है, जहाँ पशु बांधने की जगह नहीं है घरों में, बाजरा कहाँ रखेगा?
लोगों ने अपने बिस्तर हटा करके बाजरा नीचे बिछा करके उसके ऊपर बिस्तर लगा लिए और तो उसको लेकर कहाँ जाए। आज बाजरे का रेट जो एमएसपी के हिसाब से मिलना चाहिए उससे 900 रुपया कम बाजरा बिक रहा है। आज धान जो है जिसकी कीमत 4000 रुपये क्विंटल मिलती थी इनकी, आज 1800 रुपये में पिट रहा है। पूछो इनसे पिट रहा है कि नहीं पिट रहा। तो फिर सरकार, क्या जो सरकार कह रही है वो सारी सच्ची है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैंने बताया ना आपको, मैं नहीं बता रहा ये तो मैं तो अगर बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं तो एक, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ मेरा कैंडिडेट खड़ा है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये लोग जो है ये तो मतदाता है, इन्होंने तो फैसला सही और गलत बात पे करना है। अगर मेरी बात गलत होगी तो फिर ये मान के चलो, अभी मन बना करके चले जाएंगे कि अभय सिंह झूठ बोल करके कहीं ना कहीं अपना दाव लगाना चाहता है। अगर कोई सरकार का व्यक्ति इनके सामने इस तरह की आकर के बात कहेगा तो इसकी गर्दन पे भी हाथ डालेंगे, कहेंगे कि हमारा बाजरा पिट रहा है, हमारा धान पिट रहा है, हमारा मक्का पिट रहा है। आप कहते हो कि इस चुनाव के अंदर बीजेपी ये दावा कर रही है। बीजेपी का कोई मंत्री, कोई एमएलए मेरी तरह बिना सुरक्षा किसी गांव में बढ़ करके दिखा दे। आज अगर किसी गांव में बिना सुरक्षा इनका कोई मंत्री और एमएलए आ जाए तो लोग उसको जूतों की माला पहना करके मुंह काला करके जुलूस काटने का काम करेंगे। ये तो सैकड़ों सुरक्षा के कर्मचारी साथ लेकर के चलते हैं। अभी चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम है 2 दिन बाद। मुझे कोई आज बता रहा था कि गोहाना को पुलिस छावनी बना रखा है इन्होंने। गोहाना के अंदर पुलिस ही पुलिस फोर्स पड़ी हुई है। जिस किसी गांव में जाएगा वहाँ गांव का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को आगे बैठाएगा, भाषण देके जाएगा, लोग नहीं सुनेंगे। क्योंकि पुलिस फोर्स इतनी ज़्यादा लगा देगा कि कोई भी आदमी जाएगा। आप ये देखो कि प्रजातंत्र है, हम अपना वोट दे करके एमएलए चुनते हैं, एमएलए से चीफ मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। जो लोग वोट डालते हैं उससे ये लोग डरते क्यों हैं? मतदाता से अगर कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, इस खट्टर के साथ कौन सी सुरक्षा हुआ करती थी? ऐसे अकेला घूमता था, अकेला बस में चढ़ता उतरता था, कोई पहचानता तक भी नहीं था। तब इनको कोई डर नहीं था। आज किस चीज़ का डर है? आज कहीं जाता है, कितना बड़ा पैसा सरकार का उसके ऊपर खर्च होता है, क्या जरूरत है वो पैसा खर्च करने की? इसके कहने से किसने यहाँ वोट देना है? इससे अच्छा अपना चंडीगढ़ में रहे। सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करने की बजाय, पैसे का नुकसान करने की बजाय मुख्यमंत्री को उस पैसे को लोगों के विकास पे खर्च करना चाहिए। इन्होंने तो जो अब लोन लिया 1 लाख करोड़ का, उसको अपनी ऐशो आराम बना लिया कि उस पैसे से हम हवाई जहाज़ में, हेलीकॉप्टर में सफ़र करेंगे और जहाँ जी चाहेगा वहाँ उतार लेंगे, जहाँ जाए जी चाहेगा वहाँ सरकार का पैसा खर्च करके और अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन लोग जो है इस चुनाव में इनको बड़ा सबक सिखाएंगे। जहाँ इनको सबक सिखाएंगे वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी यहाँ की जनता इस बात का हिसाब मांग रही है कि आप कहते हो कि भी मैंने तुम्हारे बहुत काम किए। इस गांव में कितनी बारी आया हुड्डा? मुख्यमंत्री जब था आया था कभी? सिर्फ वोट मांगने आया है 15 साल के अंदर। तो लोग क्या मूर्ख थोड़ी हैं जो उसको आते कह देंगे ले तेरी झोली भर दी। एक बार भी यहाँ आया नहीं। किसी के मरने पे, किसी के ब्याह शादी में, दुख में, सुख में कभी नहीं आता। केवल ये बात कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। अब मतदाता समझ चुका है, पढ़ा लिखा बच्चा जो है अपने माँ बाप को इस बात के लिए समझाता है कि हमें ऐसे लोगों के झांसे में आने के बजाय उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जिन्होंने हमें मान दिया, इज्जत दी, जिन्होंने हमारे काम किए। आप जिस गांव में बैठे हो, इसी गांव के अंदर चौटाला साहब ने 2000 में इस एरिया की डिमांड थी लोगों की कि हम गन्ने की खेती करते हैं, हमें गन्ना जो है कभी आपका रोहतक ले जाना पड़ता है, कभी सोनीपत ले जाना पड़ता है, कभी हमें पानीपत ले जाना पड़ता है, कभी हमें जींद ले जाना पड़ता है। हमें पता नहीं कहाँ कहाँ की पर्चियाँ मिलती है। हम 3-3, 4-4 दिन अपनी ट्रालियों पे बैठ करके पूरी रात दिन काढ़ा करके और बड़ी मुश्किल से अपना गन्ना बेच करके आते हैं। हमारे ट्रैक्टर टूटते हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप हमारे इस इलाके के लिए एक शुगर मिल दो जिसमें हमें आसानी हो जाए। लोगों ने जैसे डिमांड करी उनके सामने, इसी गांव की ज़मीन के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 1 साल में शुगर मिल लगा करके किसान को सीधा सीधा फ़ायदा पहुंचाने का काम किया। आप जिस गोहाना में बैठे हो, जहाँ ये बात करते हैं, आपके लिए इसलिए जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि आपने इंटरव्यू उनके भी जाके करने हैं। आपको चीफ मिनिस्टर का भी करना है, आपने जा करके हुड्डा का भी करना है, उनसे भी पूछना है आपने। जो आज अनाज मंडी जहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ था, जिस भीड़ की वजह से आपको आने में दिक्कत हुई थी,
वो अनाज मंडी भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। उन्होंने 2000 में 2005 के राज में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी बना करके दी। यहाँ पे महिला का कॉलेज नहीं था, हमारी बहन बेटियाँ जो है पढ़ने के लिए दूर दराज जाती थी। डिमांड करी लोगों ने, महिला का गवर्नमेंट कॉलेज जो है गुहाना में बना करके दिया, सब्जी मंडी बना करके दी। अनेक ऐसे गांव हैं इस इलाके में जिनके अंदर पानी पीने का जो है उसकी दिक्कत थी, ट्यूबवेल का पानी खराब था और रजवाया कोई था नहीं। लोगों ने जहाँ डिमांड करी कि हमें पीने का पानी मीठा मिले, इसके लिए रजवाया निकालो, हमारे खेत में पानी लगे, अनेक रजवाए बना करके दिए। यहाँ एक मिनट, यहाँ पे एक ऐसा गांव भी है बड़ी ब्राह्मण जो है, उसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज बना के दिया। उस इंजीनियरिंग कॉलेज का मायना है, अगर आप किसी भी गांव में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते हो तो उस इलाके के बच्चों को तो लाभ मिलता ही मिलता है। उस गांव के 6 बच्चों का हर साल उसमें एडमिशन होता है। सरकार की जिम्मेदारी है, जो बिल्डिंग बना दी उसके अंदर कैसे बच्चों का एडमिशन हो, उसके लिए अच्छे वहाँ पे टीचिंग कोर्स दिए जाएं, अच्छे टीचर्स, अच्छे प्रोफेसर लगाए जाएं, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाए, बच्चों को एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके वहाँ पढ़ाया जाए। हमारे 5 साल के पीरियड में वो कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से चला था। इस हुड्डा ने आते ही वो कॉलेज बंद कर दिया। उस 10 साल में 60 बच्चे जो इंजीनियर बनने थे वो बच्चे वंचित हो गए। इस मुख्यमंत्री ने उस इंजीनियरिंग कॉलेज को उठा करके इस योगेश्वर दत्त को दे दिया कि तू यहाँ पे अपनी एकेडमी चला ले। हमको इस चीज़ का विरोध नहीं करते भी एकेडमी क्यों बनाई, एकेडमी बनानी है तो और कोई स्पोर्ट्स की एकेडमी बना करके उसको देते, आप उसको चलाने का काम करते, उसको कोई जगह देते हो, अपने आप अपनी एकेडमी बनाता। लेकिन उस इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकार की जिम्मेवारी थी कि फिर से उसमें सीटें बढ़ा करके, सीटें बाहर से लेकर के आकर के उसको चलाते। हमारा जिस दिन गवर्नमेंट बनेगी हम दोबारा से उस इंजीनियरिंग कॉलेज को चलाएंगे और फिर बच्चों का एडमिशन उसमें होगा। यहाँ सुनो अगली बात भी, यहाँ पे अनेक ऐसे गांव हैं जिन गांवों के अंदर डिस्पेंसरियाँ नहीं